इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं हम, और मैं हूं आज आपके साथ सीमा, और मेरे साथ हैं रजनीश। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। और प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात, आज का विषय रहेगा अधिक आय हेतु टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की खेती। जी, और देखिए सीमा, जब बात होती है टमाटर और मिर्च की, देखिए इसके बिना हमारी जो थाली का जो भोजन है ना, उसमें ना तो स्वाद आता है, ना ही हमारा भोजन आहार पूरा होता है। तो टमाटर और मिर्च कहते हैं ना कि हमें हमेशा अपने भोजन में थोड़ा स्वाद चाहिए, तो शामिल हमारे टमाटर और मिर्च होते ही रहना चाहिए। और यही वजह है कि अब टमाटर और मिर्च की मांग भी 12 महीने रहती है, और हम सबको जब भी अपने किचन में जाते हैं तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो यही वजह है कि आज का जो विषय है, अधिक आय हेतु टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की खेती कैसे हो। और इस विषय पर हमारे साथ जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं, और जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर सबीना इस्लाम, जो कि संयुक्त निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो सबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, दर्शकों को भी स्वागत है जी। और अभी इस वक्त सुन रहे सभी श्रोताओं को हम बता दें कि आज हमारे बीच डॉक्टर सबीना इस्लाम, जो कि आज के विषय अधिक आय हेतु टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की खेती से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं 23421608, 23421081, और 011 बिल्कुल लगाना नहीं भूलना है। बिल्कुल सही कहा। और सीमा, और देखिए जो भी हमारे किसान भाई बहन या कोई भी व्यक्ति सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, और उन्हें इस विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो सीधा फोन लगाकर हमें पूछ सकते हैं, और डॉक्टर साहब उनका सीधा जवाब देंगी, उसका समाधान देंगी। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब देखिए, जैसे कि हमने कहा कि टमाटर मिर्च की तो हमेशा हमारी थाली में जरूरत रहती है, और तो जो इसका आजकल जैसे कि बात हो रही थी कि नर्सरी की तैयारी चल रही है, तो उसमें किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, जो भी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानियां और किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। हमारा जो मुख्य विषय है अधिक आय जी, तो हमें जो ट्रेडिशनल वे में हम अगर उगाते हैं उसमें हमें उतना मुनाफा नहीं होती है। तो हमें जो अभी साइंटिफिक वे है, अभी जो तकनीकी चले आ रहा है, उसको हमें और भी अच्छे से बनाना है और अपनाना है जी। तो अभी देखिए, पहले हम जो टमाटर, मिर्च, बैगन खाते थे, हाँ वो खाने के लिए यूज होती थी। आजकल उसका जो खाद्य गुण है उसको मानते, उसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में पाया जाता है। आपको बीमारियों से जूझने के लिए उसको क्षमता होती है, एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में है, इसीलिए आपको इसको उगाना भी चाहिए, आपको खाने में रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। जी, जी। आई बात आपकी बैगन की, आप देखेंगे बैगन की बहुत सारे कलर होती है, रंग होती है, कोई सफेद होती है, कोई हरा होती है, कोई पर्पल कलर की होती है, कोई गुलाबी होती है। तो इसमें खाद्य गुण भी होती है, उसके साथ उसके एंटीऑक्सीडेंट्स भी होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ने भी शुरू हो गए हैं, तो हम पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरा सवाल ये है कि जैसे बैंगन होता है, पेड़ में लगे होते हैं, तो कुछ बैंगन मतलब खराब हो जाते हैं उनको, तो ये जो पेड़ से टूटने के बाद भी खराब निकलते हैं, तो इसके लिए कोई मतलब उपाय बताएं ताकि वो पेड़ में खराब ना होने। जो आप बैगन लगाते हो, मेरे को जो आपको बात से समझ में आया है, जो फल है उसमें कीड़ा लगता है, तो आपका कीड़ा लगता है या बीमारी लगता है, पहले ये देखना है जी। तो अगर कीड़ा लगता है, वो होता है फ्रूट एंड शूट बोरर, मतलब जब बैगन में फूल आती है उस टाइम ये जो कीड़ा है उसके जो लार्वा होता है, जो लार्वा आप देखते हैं कैटरपिलर की तरह होता है, फूलों में चूस जाता है, फिर वो जैसे फूल बड़ा होकर फल बनता है, वो धीरे धीरे उसका अंदर को चला जाता है। तो अभी इसको अगर आपको कंट्रोल करना है फ्रूट एंड शूट बोरर, तो आपको जब खेत में फूल आता है बैगन के पौधे में, उसमें आपको जरूर गहरी निगरानी करना पड़ेगा कि वो कीड़ा तो नहीं आ रहा है, और उस दौरान आपको लगता है कंटिन्यूअसली 10-15 दिन के इंटरवल में स्प्रे करना पड़ेगा कोई इंसेक्टिसाइड्स का। और आई बात कोई जो बीमारी होती है, कई बार होती है, जो फल होता है वो उसमें जैसे बरसात के मौसम है, कभी मिट्टी के साथ टच हो जाता है, तो उसमें बीमारी हो जाती है। कई सारी बीमारी है, जैसे फोमोप्सिस ब्लाइट है, बीमारी होगा तो उसके अलग आपको उपचार करना पड़ेगा, अगर कीड़ा है तो उसका अलग उपचार करना होता है, दोनों आपको फल को खराब करता है। तो पहले आप देखिए आपको कीड़ा से नुकसान हो रहा है या बीमारी से। डॉक्टर साहब, ये तो खैर आपने उनके जो प्रश्न का पूरा समाधान दे दिया है। आप जैसे कि नर्सरी के बारे में बता रही थी कि किस तरह से पौध तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देखेंगे अभी उत्तर भारतीय जो क्षेत्र है उसमें जो बरसात की जो फसल होती है, टमाटर, बैगन, मिर्च, सबकी नर्सरी लग रहा है। और जो भी किसान भाई ये इसका खेती करते हैं उनको सबको पता होगा, खासतौर से टमाटर और मिर्च जो है इसमें पत्ता मोड़ने वाला एक बीमारी होता है।
जो अभी पता नहीं चलता है। जैसे आपका क्रॉप फ्लावरिंग में आता है, उस टाइम आप देखेंगे 60-65 दिन होने के बावजूद भी आपको फूल नहीं आ रहा है और पत्ते सारे मुरझा रहे हैं, मतलब कुकड़ जा रहा है। लीफ कर्ल बोलते हैं, पत्ता मरोड़ने वाला बीमारी बोलते हैं। जी जी। तो इसके लिए काफी नुकसान होता है। उस टाइम हमारा जो किसान भाई होते हैं वो क्या करते, उसी दौरान उसको सही करने का उपचार करते हैं। मगर इसका जो शुरुआत होती है ये होती है आपको नर्सरी से। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे इस बात को जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार, और अपना सवाल कीजिए, नाम बताइए। सर मेरा नाम है राजेंद्र सिंह, मैं ईरानी हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मैडम अपने जो बैंगन है उसके अंदर कीड़ा लग जाता है, जो फल के अंदर जो उसकी टहनी होती है ना, टहनी के अंदर भी कीड़ा चलता है और उसके अंदर से ही फल के अंदर चला जाता है। ये होता है फ्रूट एंड शूट बोरर। इसके लिए कोई मतलब अभी हमारा मतलब कोई ऐसे किस्म नहीं है जिसमें ये कीड़ा नहीं लगता है। तो ये जो कीड़ा का है इसका प्रकोप होता है जब आपका पौधे में फूल आता है, उसी दौरान इस कीड़ा का प्रकोप सबसे ज्यादा होती है। तो जब आपकी क्रॉप में फूल आना शुरू होता है शुरू में, तब उस टाइम आप लगातार निगरानी कीजिए फूल में वो कीड़ा तो नहीं आया। अगर वो एक बार फूल में आ गया तो फिर वो अंदर के चला जाएगा, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर को आपको दवाई उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो जब फूल आती है उस टाइम आप बहुत सतर्क रहिए और कीड़ा देखने में उसको चाहे हाथ से निकलवा दीजिए या फिर दवाई उसी टाइम स्प्रे कीजिए जब कीड़ा बाहर की तरफ रह रहा है। एक बार वो पेड़ के अंदर चला जाता है उसके बाद उसको संभालना मुश्किल हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसा आप एक और बीमारी लीफ कर्ल के बारे में, जो पत्तियों के मुड़ने के बारे में बता रही, तो उसमें और क्या क्या सावधानियां, मतलब कि ना हो ऐसा? अभी तो हम बात करें नर्सरी उगाने के लिए तरीका। देखिए, जो हमारे कोई भी किसान जो काम करते हैं उगाते हैं उसके काफी मात्रा में पैसा लगता है उसको बीज खरीदने के लिए। तो बीज जब आप खरीदेंगे कोई भी किस्म से अच्छे से चुनिएगा। फिर नर्सरी कैसे बनाएंगे वो काफी ध्यान देना होता है। एक तो जो अभी बरसात के मौसम है, कभी लगातार बारिश हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाती है। कई जगह पे जो हमारे किसान भाई है फ्लैट में ही नर्सरी लगा देते हैं और अचानक बारिश आ जाता है, बारिश का पानी नहीं निकलता है, उसमें डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आ जाती है। मतलब उसकी पानी की निकासी भी नहीं। तो आपको जो नर्सरी बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ऊंचा हो, मतलब मिट्टी से 10 से 12 सेंटीमीटर के लगभग ऊंचा हो, थोड़ा सा स्लैंटिंग भी हो, ताकि बरसात अगर हो भी गए तो पौधे के जो गर्दन के आसपास होते हैं पौधे के आसपास पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा फिर गर्मी बढ़ेगी, उसमें डैम्पिंग ऑफ की नुकसान काफी ज्यादा होती है। तो फिर आप जब करेंगे सबसे पहले तो अच्छी किस्म की चुनौती कीजिए जो आपकी जगह के लिए सुटेबल हो। ये ऐसे कोई वैरायटी नहीं होता जो कि सारे इंडिया में चलता है। आप जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगा, ICAR इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ से आप देख लीजिए कौन सी किस्म जो आपकी इलाका के लिए सबसे अच्छी है। फिर उसके बाद आप उसको ले लीजिए। नर्सरी जो आप उगाते हैं पहले तो आप रेज बेड बनाइए, मतलब थोड़ा सा ऊंचा हो बनाइए, और उसको लेबलिंग भी ढंग से कीजिएगा। फिर उसके बाद आप लाइन खींचिएगा और उसके बाद जो सॉइल होता है उसको भी उपचार करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, हम अब ये सॉइल उपचार के बारे में आपसे फिर बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका सवाल भी ले लेते हैं। हेलो, मैं दिल्ली से कैलाश बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जानना चाहता हूँ, ये जो टमाटर का पौधा होता है तो इसको लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? अगर आप नर्सरी उगा रहे हैं तो आप जब नर्सरी बनाएंगे तो सीड ट्रीटमेंट जरूर कीजिए। बैबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से। अगर आप 1 किलो बीज यूज करें तो 2 ग्राम बैबिस्टिन डालिए, उसको अच्छे से जो टमाटर के जो बीज है उसके साथ अच्छे से मिक्स कीजिए। ये जो आपको नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ की बीमारी है उससे बचाव करता है। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एक जो ट्राइकोडर्मा करके बायो फर्टिलाइजर है, बायो कंट्रोल एजेंट है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट बनाने के लिए अब जो ट्राइकोडर्मा आपका काफी बाजार में मिलती है, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, आप उसको ले आइए और मिट्टी के साथ या गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा छांव में ठंडा में पानी में 10-15 दिन रख लीजिए ताकि वो जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो काफी मात्रा में मल्टीप्लाई हो जाए। फिर उसको आप नर्सरी में यूज कर सकते हैं। इससे भी आपको डैम्पिंग ऑफ से काफी मात्रा में सुधार होती है। जी बिल्कुल। और आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम किसान की बात, और आज का विषय अधिक आय हेतु टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की खेती। संबंधित विषय से अगर आपको कोई सवाल करना है तो 2342-1608 और 2342-1081 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो रजनीश, आप लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और शुरुआत करते हैं फिर से एक बार कार्यक्रम में किसान की बात। और अधिक आय हेतु टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की खेती, डॉक्टर सबीना इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। और रजनीश, अब कौन सा सवाल है जो जहन में डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो इसमें खास तौर से जो बीज है वो अच्छा होना चाहिए, शोधित होना चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से किस्में भी अलग होती है। यदि हम इधर की बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ पे कौन सी किस्में हैं या किस तरह से हम सही किस्मों का चुनाव कर सकते हैं? जैसे हमारे संस्थान है अभी टमाटर में काम कर रहा है, तो इसमें हमारे पूसा रक्षित एक अच्छी वैरायटी नई किस्म निकला हुआ है। इसके अलावा पूसा TOLC भी है, जो आपको जो टमाटो लीफ कर्ल जो वायरस है जो अभी हम बात कर रहे थे उसके लिए भी प्रतिरोधी है। तो जो इस क्षेत्र के लिए ये वैरायटी काफी अच्छी चलती है। या फिर अगर आप दूसरी जगह पे है, मान लीजिए कोई साउथ इंडिया से है, तो वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि बंगलोर में है, कर्नाटका में, तो वहाँ से भी उनकी जगह के लिए उनकी किस्म विकसित की गई है। तो जो किसान जहाँ पे है, तो जो उत्तर भारतीय की वैरायटी किस्म है और दक्षिण भारत में उतनी अच्छी नहीं चल सकती है। और जो दक्षिण भारत की वैरायटी है, क्योंकि वहाँ का जलवायु और यहाँ का जलवायु में काफी अंतर होता है। तो उसके बाद आप जब नर्सरी अपने बीज चुनौती कर लिया, फिर उसको नर्सरी अब अच्छा से लगाइए। तो उसमें हमने पहले बोला सीड मिट्टी को उपचार कीजिए या फिर जो आपको बीज है उसको उपचार कीजिएगा। फिर उसको रेस बेड बनाइए, लगभग हम जो चौड़ाई होता है लगभग 1 मीटर, ताकि आप दोनों तरफ से बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। क्योंकि नर्सरी जब उगाएंगे उसके बाद पौधे निकलेगी, बीच में जंगल होएगा, वीड्स होता है, मतलब जो आपको चाहिए नहीं होता है, और उसमें थोड़ा सा होइंग करना होता है जाकि उसका रूट के आसपास थोड़ा सा हवा लगे और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो ये सारे काम करने के लिए उसकी जो चौड़ाई होता है लगभग हम मानते हैं 1.2 मीटर के आसपास चौड़ाई हो, ताकि आप दोनों साइड से बैठ के आराम से जो नर्सरी की सफाई वगैरह वो काफी काम कर सकते हैं। और उसकी जो लंबाई है वो देखना होता है आपकी जमीन कितनी लेवल कर सकते। नॉर्मली हम यहाँ पे जो करते हैं हम 3.5 से 5 मीटर के आसपास लंबाई रखते। अगर आपकी जगह अच्छे से लेवल है, लेवल मतलब पानी कहीं पे इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आप काफी लंबा भी कर सकते। लंबाई में कोई ये नहीं है। फिर उसके बाद आप जब बीज करते हैं, जब बीज बुआई करते हैं, ऐसे मत छिड़काव के मत बुआई कीजिए। उसको लाइन खींच लीजिए, 2 उंगली से लाइन खींच लीजिए। बहुत ज्यादा गहरी भी मत कीजिए और बिल्कुल ऊपर भी मत कीजिए। जो हमारी बीज होता है उसके से लगभग 2 गुना के आसपास गहरी में बीज बुआई कीजिएगा। बीज बुआई से पहले आप लाइन बना लीजिएगा। 2 लाइन के बीच में आपको दूरी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जब बीज बुआई करेंगे, अगर अपने सीड उपचार नहीं कर पाए, आपको ध्यान नहीं रहा, तो इसके बाद भी आपको एक मौका है कि आप उसको उपचार कीजिए। तो आप जब बीज ढकते हैं उसको कुछ वर्मी कंपोस्ट या FOM से ढकते हैं, तो उसमें भी 2 ग्राम प्रति किलो में हिसाब से मिक्स कर दीजिए और बीज के ऊपर डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी होता है, जो सॉइल बोर्न होता है, कई सारे बीमारी मतलब जो पैथोजन होता है जो इस बीमारी को करता है, उससे काफी रुकावट होता है। बीज ढकने के बाद आप उसको आराम से ये कर दीजिए, ताकि बहुत दबा के मत करिएगा, बहुत आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर सूखी घास डाल दीजिए। इसमें क्या फायदा होगा, देखिए अभी जो गर्मी की मौसम हो रही है, तो कई बार तापमान काफी बढ़ जाता है। तो आप जब पानी देंगे तो आप उसके ऊपर सूखी घास दे दीजिए, या फिर आपको जो जूट की बोरा होता है उसको भी भिगा कर डाल सकते हैं, ताकि वो नमी बरकरार रहे, ठंडक भी रहा। तो इसके बाद आप उसके बाद ऊपर जो पानी डालेंगे, ऊपर से आप फुहारा से, जो फूल वाला फुहारा होता है, उससे हल्का पानी देंगे फुहारा से, मतलब एक जगह से पाइप से अगर देंगे तो पूरा एक जगह पे अगर गिरेगा और आपका सीड अंदर दब जाएगा। तो शुरू में आप फ्लड इरिगेशन या फिर पूरा बेड पे मत कीजिएगा, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पानी देके दे दीजिए, ताकि 5-6 दिन के अंदर आपका फुटाव आ जाएगा। फिर जैसे अंकुरन शुरू होगा, आप देख लीजिएगा 2-3 सेंटीमीटर के आसपास बड़ा हो गया। उसके बाद आपको जो सूखी घास है या बोरा है जो भी आपने डाला था, तो उसको हटाना पड़ेगा। जैसे आप हटाएंगे, जो सूखी घास का जो टुकड़ा है उसको सही से पूरा अच्छी तरह से साफ कर दीजिएगा। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए डॉक्टर साहब, तो उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ जी। बताइए, नाम बताइए अपना। इसराफिल है जी। सवाल जो बीज जो आप जो बता रहे बीज गिराने का, नर्सरी का,
वो पौधा जो हम लगाते हैं, बिया जो जैसे आप लाइन जो बता रहे हैं क्यारी बनाने के लिए, वैसे ही लाइन से उंगली से गिराते हैं और जलमते ही ऊपर आने के बाद बिया जो जड़ से गलने लगता है, उसका क्या उपाय है? वही अभी हमने शुरू नहीं किया था। अभी तो हमने बताया आपने बीज उपचार करके लगाया, या फिर अगर आपने केमिकल से बेबिस्टिन से नहीं किया तो आपको बीज का जो हमने बताया अभी ट्राइकोडर्मा मिक्स कैसे बनाना है, मतलब बाजार से आपको ट्राइकोडर्मा मिलता है, NHRD भी काफी मात्रा में देता है, हमारे संस्थान से भी आपको ट्राइकोडर्मा मिल जाएगा थोड़ा सा मात्रा में, पर पहले से आपको इंडेंट देना पड़ेगा। फिर उसको बनाकर आप नर्सरी बेड पे लगाइएगा। उसके बाद अब जब नर्सरी फुटाव हो रहा है आप उसको निकालिए। इसके बाद जब आप निकाले, आपको जरूरी है कोई फंजीसाइड से अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए। तो उसमें रिडोमिल गोल्ड आता है, उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला के जो नर्सरी है उसको अच्छे से ड्रेंच कीजिए। ये जो अभी आप भैया किसी ने बताया कि उनका जो फुटाव होने के बाद जो सड़ने वाला बीमारी है उसको रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। जो आप निकालते हैं उसके बाद आप रिडोमिल की ड्रेंचिंग अच्छे से कीजिएगा। और ये कोशिश कीजिएगा, अब सबसे पहले जो हम देखते हैं इस दौरान गर्मी काफी बढ़ जाता है, मिट्टी भी काफी गर्म रहता है, तो आपको 2-3 बार लगातार पानी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सुबह दे दिए शाम को दे दिए। कई बार ऐसे करते कि सुबह 6-7 बजे दे दिए पानी, फिर शाम को 3-4 बजे देता है जब तक मिट्टी गर्म रहता है। तो शाम तब तक पानी ना दे जब तक मिट्टी थोड़ा सा ठंडा ना हो। गर्म में अगर आप पानी दे देंगे तो उसमें बीमारी ज्यादा होता है, जो हमने देखा है। जैसे हम आम आदमियों में भी कहते हैं गर्म सर्द हो जाता है, मतलब वही चीज पौधों में। जी, उसमें आपको बीमारी ज्यादा पकड़ लेता है। जी। तो या फिर ऐसे कि जब सुबह एक बार पानी दे दिए, फिर 10-11 बजे एक बार पानी दे दीजिए, क्योंकि मिट्टी का जो तापमान 40 के ऊपर चला जाता है, जो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, उत्तर भारतीय क्षेत्र में गर्मी हो जाता है, मिट्टी भी गर्म हो जाता है। तो पौधे का आप उसे बचाने के लिए 2-3 बार आपको ऐसे मतलब ताकि उसके आसपास ठंडा रहे। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो आप उसको शेड नेट भी बना सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से 10-12 फीट के आसपास पाइप लगाइए चारों तरफ से, और ऊपर से शेड नेट मिलता है बाजार में, 50% शेड नेट या 75% शेड नेट थोड़ा सा ऊपर से बनाइए ताकि अच्छे से हवा चले। मतलब ये शेड नेट जब लगाएंगे बहुत नीचे भी मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नीचे बनाएंगे जैसे गर्मी होगा, उमस बन जाएगी तो उसमें और भी नुकसान होगा फायदा से ज्यादा। तो जब आप शेड नेट बनाते हैं उसको भी काफी ऊंचाई भी कीजिएगा ताकि आपको वहां से हवा अच्छे से चले। जी डॉक्टर साहब, एक बात और कि जैसे आपने बताया कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, तापमान ज्यादा हो जाता है, लेकिन अचानक जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो बहुत तेजी से बारिश होती है, 1-2 घंटा बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर थोड़ा मौसम शायद ठंडा भी होता है, पानी भी काफी भर जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि पानी का मतलब जैसे आपने बताया कि वहाँ उस वक्त क्या ध्यान रखें? देखिए, अगर आपको लगता है आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मतलब आपको तो हिसाब होगा कि हमारे यहाँ पे कैसे बारिश होती है, जैसे आपको थोड़ा सा ट्रेंड पता चलता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि हाँ जब बारिश आ गया आप तो थोड़ा सा ढलान में पॉलिथीन ऊपर से बिछा सकते, जो हम बोलते हैं कि स्प्लैशिंग इफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होगा तो आपको पूरा नर्सरी धो के निकाल देगा। जो अभी हम पहले बात किए थे कि नर्सरी का थोड़ा सा ऊंचा करके बनाएंगे, थोड़ा सा स्लैंटिंग करके ताकि पानी साइड से निकल जाएगा। तो आपको लेवलिंग ऐसे ढंग से करिए जो बारिश होगा निकल गया। अगर कई बार होता है बहुत बारिश तेजी से होता है कि आपको नर्सरी निकाल रहे, तो उसी दौरान आपको तो करना पड़ेगा कि हमने तो अभी तक ऐसा देखा नहीं कि नर्सरी बह गया। अगर किसी जगह पे ऐसा हो तो आपको ऊपर से पॉलिथीन की प्रबंध रखना पड़ेगा कि हाँ आप दोनों साइड से पॉलिथीन, जैसे आपको लग रहा है क्योंकि आजकल तो मेट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन भी अच्छा से चलता है कि आप उसके ऊपर बारिश होने का संभावना है, तो उसी हिसाब से पॉलिथीन डाल दीजिए। जी, और यहाँ पर डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी आ रहा है कि नर्सरी जैसे मेन इसमें नर्सरी ही हमारी प्लानिंग है, तो क्या नर्सरी की प्लानिंग के लिए कोई ट्रेनिंग भी मिलती है हमको किसी प्रकार की? हाँ, एक तो आप हमारे पूसा संस्थान की साइट है वहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो अच्छा खासा होता था, कोरोना के दौरान हमारा थोड़ा सा बंद हो गया, फिर भी हमारा कोई किसान भाई आते हैं तो हमारे डिवीजन से भी उनको दिखाया जाता है हम कैसे करते। और जो बात हम अभी भूल रहे थे, जो हम बताए थे जो टमाटर और मिर्च में आपका जो पत्ते मरोड़ना बीमारी है, तो उसको अभी जब आप नर्सरी लगाएंगे उसको ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो नर्सरी है जो 40 मेश का नायलॉन नेट होता है जिसके अंदर सफेद मक्खी नहीं घुसता है, ये जो वायरस है हम बोल रहे हैं पत्ते मोड़ने वाला जो वायरस है, ये जो सफेद मक्खी होता है इस दौरान बरसात में काफी मात्रा में फैलता है। आप पत्ते के नीचे की ओर देखेंगे सफेद छोटा छोटा दिख जाएगा, और ये आपको नर्सरी में छोटा जगह होता है और पत्ते के नीचे से छुप कर बैठ जाता है, वो वायरस कहीं से ले आता है और नर्सरी में ही पौधे को वायरस आ जाता है, मगर उसका सिम्टम उस टाइम नहीं दिखता है। जैसे आप किसान भाई खेत में ले जाते हैं, उसको अच्छा खासा वायरस, थोड़ा सा भी वायरस आ गया, वो मल्टीप्लाई होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके बढ़ता जाता है।
ठीक है, फिर उसका सिम्टम दिख जाता है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए आपको जो नर्सरी है, खासतौर से टमाटर और मिर्च को, अगर आपके इलाका में ये बीमारी का प्रकोप है तो इसको नर्सरी को आप जो मस्क्वीटो नेट होता है, जो मच्छरदानी होता है, उस तरह से जो 40 मेष की साइज होता है, मतलब एक स्क्वायर में आपको 40 का आसपास छेद होगा, जिसके अंदर से वो जो सफेद मक्खी जा नहीं सकते। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपने वो निकाला है जो आपको मल्च मटेरियल था, सूखी घास था, आपने ड्रेंचिंग कर दिया, उसके बाद ये मच्छरदानी आप ऊपर से डाल दीजिए, थोड़ा सा चारों तरफ थोड़ा सा खूंटी लगा दीजिए ताकि वो सफेद मक्खी ना आ पाए। जी, तो रजनीश एक अंतराल ले लेते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम किसान की बात। और आज अधिक आय हेतु टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की खेती के लिए संबंधित हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर सबीना इस्लाम। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने नर्सरी के बारे में तैयारी पूरी बता दी, और जब हमारी पौध तैयार हो जाए तो उसको हम किस तरह से खेत में लगाएं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा हो। अच्छा, ये जो अभी बताया, अभी हमने नर्सरी उगा लिए, पौधे हमारे रेडी है, लगभग 50 दिन के आसपास पौधे तैयार हो जाए, 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जो अब हम उखाड़ेंगे उसके पहले हम एक हार्डनिंग करते हैं, मतलब जब नर्सरी में तो हम लगातार पानी देते रहते देखते हुए, फिर अब जब उखाड़ने का टाइम आ गया, मेन खेत में लगाने का टाइम आ गया, उसके 3-4 दिन पहले आप पानी देना बंद कर दीजिए ताकि पौधे को पता लगे कि अब मुझे खेत में जाने का समय आ गया। जब जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन शाम को, निकालने से पहले दिन शाम को पानी दे दीजिए ताकि आप आसानी से निकाल लें। निकालने के बाद जब आप लगाएंगे मेन खेत में, एक तो उसको एक स्टार्टर सॉल्यूशन होता है जो डीएपी और पोटाश का, जो डीएपी का खासतौर से 1% सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें सीडलिंग को थोड़ा सा डिप कर लीजिए। तो इसका क्या होता है, आपको रूट ग्रोथ को अच्छा से प्रमोट कर लेता है, क्योंकि जब पौधे एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं फिर उस मिट्टी से पानी खींचना होता है, तो उसको रूट को प्रमोट करता है। और जब आप लगाएंगे तो आपने पहले से अपने थोड़ा सा रेस बेड में लगाइए, क्योंकि अगर बारिश की संभावना है तो अगर पानी निकालने का अच्छा सुविधा है तो आपको रेस बेड की जरूरत नहीं है, आप ऐसे खेत में भी लगा सकते हैं। बस वो देखना है आपको कौन सा जगह पे है और पानी का क्या है। उसके बाद आप लगाइए। जी, इस दौरान पौधे का ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा होता है, तो जो उसका जो स्पेसिंग होता है हम थोड़ा सा ज्यादा ही रखते हैं, 60 by 45 सेंटीमीटर। और जो पानी देना होता है, हम कोशिश कीजिए शाम को आपको ट्रांसप्लांटिंग जो मेन खेत में लगाने का काम शाम को कीजिएगा। और आई बात, आपको जब आप लगाने से पहले आपको होता है खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काफी मात्रा में नुकसान करता है। तो कोई हर्बिसाइड्स है, आजकल पेंडिमिथालिन है, एलाक्लोर है, जो कि आप लगाने से पहले आप खेत में छिड़काव कर दीजिए। आपका जो पौधे लगाने से पहले, फिर उसके बाद आप पौधे लगा दीजिएगा। लगाने के बाद पौधे को आप थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा। तो आई बात, फिर लगाने के बाद आपको 7-8 दिन के बाद आपको पौधे पकड़ लेता है। आपको कई जगह पे अगर कोई पौधे मर जाता है, फिर आपको गैप फिलिंग की जरूरत होती है। उसके बाद आपको पानी और खाद में ज्यादा पैसा लगता है। अब हमने बात भूल गए, खेत जो आप बनाएंगे उसमें डीएपी, पोटाश और जो आपको न्यूट्रिएंट का जरूरत होता है, FOM को अच्छे से लगाने से पहले मिट्टी में मिला दीजिए।
कीजिएगा। और ट्रांसप्लांट के बाद आपको पानी की प्रबंध करना होगा। पानी का अगर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। तो यानी डॉक्टर साहब कुल मिला के आपने कहा कि ये छोटी छोटी सावधानी अगर शुरुआत अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। कि अगर हमने नर्सरी अच्छे से तैयार कर ली, उसके बाद फिर खेत में पौध अच्छे से तैयार कर ली, तो निश्चित तौर से हमारे किसान भाई बहनों को अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा टमाटर और मिर्च और बैंगन मिलेगा। जी। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी सुनने वालों ने बड़े ध्यान से आज डॉक्टर साहब की इन जानकारियों को सुना होगा। तो आज डॉक्टर सबीना इस्लाम हमारे साथ थी, जो कि संयुक्त निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से थी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और इसी के साथ मैं सीमा और मैं रजनीश और आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल और आपको कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा